दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओला लर्नर। आज हम करेंगे फरवरी 2014 का क्वेश्चन पेपर सोल्व। अभी तक हमने सीटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे सोल्व कर लिए, जिसमें 2015, 16 और 2018 और 2019। अब आ चुके हम फरवरी 2014 का क्वेश्चन सारे सोल्व करते हुए जा रहे हैं। और जो पेडागोजी है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है बहुत ही जल्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ 0.01 प्लस 1.01 प्लस 0.01 इज़। इसकी आपको वैल्यू बताना है, कैसे निकालोगे। तो आप जस्ट सिंपल इसको आपको ऐड करना है। यहाँ पर लिखा आपने 1.01, यहाँ पर लिखेंगे हम 0.11, ऐड करेंगे तो लास्ट में आएगा 1 और 1 2 एंड 1 और ये 1, तो 1.121 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस तरह से ऐड नहीं करना चाहो तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के पहले एक ही जगह 1 आ रहा है तो आपने ये वाला 1 उठा लिया। पॉइंट के बाद देखो कितने 1 आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद एक ही 1 आ रहा है तो आपने ये वाला तो 1 आ जाएगा, ये वाला 1। पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट पे देखो कितने 1 आ रहे हैं, तो एक 1 यहाँ पर आ रहा है, एक 1 यहाँ पर आ रहा है, 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इन 1999 द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 30.3 मिलियन, द नंबर विच इज़ द सेम एज अ 13.3 मिलियन इज़। 13.3 मिलियन से के इक्वल कौन सा नंबर रहेगा। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि 1 मिलियन इज़ इक्वल टू कितना होता है। तो 1 मिलियन इज़ इक्वल टू ये रहेगा आपका 10 लाख। तो काउंट कर लेते हैं, 1s 10s 100 6 जीरो जाएंगे इसमें। ओके, तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर को। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यानी कि 303 हो जाएगा। एक जीरो तो पॉइंट की वजह से चला गया, तो कितने जीरोस और बचेंगे आपके पास, 5 जीरोस और बचेंगे। ठीक, तो अब देख लीजिए 5 जीरोस किस में है। ऑप्शन नंबर सेकंड में 5 जीरो है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि ए क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 हो, 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 + बी और 4 क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 + सी, जहाँ ए बी और सी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तब ए + बी + सी का मान क्या होगा। तो सोल्व करते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू उठाया 1 + 7, जो कि कितना हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और 8 आपका किसका क्यूब होता है, 8 आपका 2 का क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, ए की वैल्यू आई यहाँ से 2। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 + बी। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा आपका 27 इज इक्वल टू 7 + 1 हो जाएगा 8 + बी, और 8 यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 27 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 19। 19 इज इक्वल टू बी। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम सी की वैल्यू। तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 1 + 7 + सी, ये थी आपकी सी की वैल्यू। ओके, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब होगा आपका 64, 7 + 1 8 + सी, तो यहाँ पर आपका आएगा 64 - 8 इज इक्वल टू सी। 64 में से 8 माइनस करेंगे तो 56 इज इक्वल टू सी। आपके पास ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया और सी का वैल्यू आ गया। अब हम जस्ट तीनों को ऐड कर देते हैं, ए + बी + सी, तो 2 + 19 + 56, सम करने पर कितना आ रहा है, 77। 77 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा, 77। क्लियर हुआ होगा सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो। उदाहरणतया 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 7 + 14। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण संख्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर बात चल रही है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट नंबर ऐसा होता है यदि आप किसी नंबर के फैक्टर करो। जैसे कि 28 के यदि हम फैक्टर्स करते हैं तो 28 के फैक्टर्स में हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा और 28 आएगा। 28 को छोड़कर बाकी इन सब नंबर्स का यदि हम सम करते हैं और इन सब का सम 28 आ जाता है तो 28 आपका परफेक्ट नंबर है। आप सम करके देख लीजिएगा, इन सभी का सम 28 ही आने वाला है। अब हमें बताना है कि इसी प्रकार एक और कौन सी संख्या है। यदि हम 13 को उठाते हैं तो 13 का फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 13, तो ये तो होगा नहीं। 9 को उठाते हैं
9 के फैक्टर हुए 1, 3 एंड 9। क्या 3 + 1 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये दोनों तो रॉन्ग होगा। 10 को उठाते हैं तो 1, 2, 5 एंड 10, इनको सम करने पर 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 6 को उठाया 1, 2, 3 एंड 6, इनका सम 6 आ रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 6 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? अब ये क्वेश्चन है बहुत पेचीदा टाइप का, क्योंकि इस क्वेश्चन को निकालने की एक यदि हम यूनिट डिजिट से चलते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें जो भाग विधि होती है निकालने की, उस मेथड से जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप फैक्टर मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं अभी राइट आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 किसका इसका रूट बनेगा? 2, 3, 4, 2, 1 का। ठीक है, और इसके लिए स्क्वायर वाली डिटेल वीडियो की बात करूँ मैं, तो डिटेल वीडियो के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट को आप किस तरह से ईजिली निकाल सकते हो वो बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा? कि दो नंबर हैं एक्स एंड वाई और इनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आ रहा है, लेकिन 12 और 2 का सम करने पर कितना आएगा? 14 आएगा। और अगला नंबर देखें हम 8 एंड 3, 8 3 जा कितना होता है? 24, लेकिन 8 और 3 का सम करने पर कितना आएगा? 11। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 6 इंटू 4 24, और 6 + 4 कितना आ रहा है? 10। तो जो लीस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है? 6 एंड 4 को लेने पर आ रही है, इनका सम कितना आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर है 502 माइनस 3 की पावर 500 + 16 एंड डिनोमिनेटर में है 3 × 500 + 2। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, 3 की पावर 500 कॉमन ले लो। यहाँ से क्या करा, 3 की पावर 500 लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा? पावर 2 बचेगी, तो ये बचा आपका 3²। यहाँ पर बचेगा -1 + 16 एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 3 × 500 + 2। ठीक है बात। अब ये चलेगा आपका यहाँ पर सेम, 3 3 जा कितना होगा? 9, 9 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1 मिनट, ये चलेगा 3 × 500, इसके साथ आ जाएगा 8 + 16 और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा? 3 की पावर 500 + 2। यहाँ से आप देखो तो इनमें से आपका 8 कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, तो 3 की पावर 500 + 2 बचा, और डिनोमिनेटर में भी कितना बचेगा? 3 की पावर 500 + 2 बचेगा। ठीक है बात, ये सारे कैंसिल हो गया, क्या बचा? 8 बचा, तो 8 ही आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 8000880 इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁴x 8 × 10⁻⁴y प्लस 8 × 10⁻z हो, तो x, y और z पूर्ण संख्याएं, तब x + y + z की वैल्यू आपको बताना है। देखिएगा, मैं इस नंबर को कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, 8 × 1000110, और यहाँ से 8 कॉमन लेके इसे लिखा 10x + 10y + 10z। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने ज़्यादा जीरो लगा? नहीं, 5 जीरोज़ ही हैं। +100 + 10 और इक्वल में क्या चल रहा है? 10 की पावर x, 10 की पावर y और 10 की पावर z। ये क्या बनेगा? ये बचेगा 10⁻⁵, ये बनेगा, ये है 5, ये बनेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 10 की पावर 1। एक मिनट, इस स्टेप को मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ये आएगा 10⁻⁵, ये रहेगा 10 का स्क्वायर, और ये 10 की पावर 1। यहाँ पर 10 की पावर x, 10 की पावर y एंड 10 की पावर z। ठीक है, कंपैरिजन करने पर x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू आएगी 2 एंड z की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तीनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 2 + 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39 में एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक फैक्टर कौन सा होगा वो हमें बताना है। देखिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 उठाया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस करा और एक्स स्क्वायर माइनस करा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस करा है और एक्स स्क्वायर माइनस करा है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं किस तरह से शो कर सकता हूँ, इसे मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये बाहर माइनस का एक्स स्क्वायर चल ही रहा था, ठीक है। अब ये पूरा आपका क्या बना, ये पूरा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो यहाँ से बना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस से क्या चलेगा एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, जिसे हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये लिखा आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है बात। तो राइट आंसर हमको इन दोनों में से चूज़ करना, ऑप्शंस में कौन सा दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली सिंगल एक्स आएगा, कुछ इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिख गया हमको ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक मानचित्र का स्केल 1 किसके इक्वल है, 10,000 के इक्वल है। यदि मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, तो इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर में बताना है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ बिकॉज ये थोड़ा डार्क चल रहा है बहुत ज़्यादा। देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 की जो वैल्यू है ना वो आपकी 10,000 है। यदि हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 10 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक डायमेंशन तो ये हो गई। सेकंड डायमेंशन निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 100 इंटू 10,000 हो जाएगा। इसका आप एरिया निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ करके निकलेगा। तो ये तो हो गई आपकी ब्रीथ और ये हो गई आपकी लेंथ। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये क्या रहेगी आपकी ब्रीथ रहेगी और ये आपकी लेंथ रहेगी। तो लेंथ इंटू ब्रीथ करा। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, और ये गिवन किस में है, ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है। अच्छा, इस वाले सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से, सेम इसमें चलेगा 10 और ये आपका 1000। अब टोटल जीरो काउंट कर लो, ऊपर कितनी है नीचे कितनी है और काट दो। नीचे है 3 और 1 4, 3 और 2 5, 1 मिनट यहाँ पर 100 रहेगा। तो 5 और 5 10, नीचे हो गई 10 जीरो, तो 10 रेज़ टू दी पावर 10 लिख देता हूँ मैं। ऊपर हो गई 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 10 रेज़ टू दी पावर 11। दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। तुल्य भिन्न मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपकी, जैसे कि आपने लिखा 5/8, 5/8 के बाद नेक्स्ट क्या आने वाली है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10/16। इसके बाद क्या आने वाली है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15/24। अब आपको एक एक करके नहीं जाना, आप डायरेक्ट जंप कर जाओ 5 पर। 5 टाइम में देखो कितना आ रहा है, 5 टाइम में आ जाएगा आपका 25/40, सम 91 नहीं आ रहा। 6 टाइम करके देखो, 6 टाइम में आपका 30 और 8 6 48, अभी भी नहीं आ रहा। 7 टाइम में करके देखो 35 एंड 56। अब सम करा इन दोनों का सम करने पर अब 91 आ रहा है। फाइंड क्या करना था, इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में डिफरेंस निकालना था, तो बस दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है ना बात। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। एक संख्या n को दोगुना करके उसमें y जोड़ा जाता है, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम क्या होगा। क्या करा, एक नंबर था आपके पास n, पहले तो इसको करा दुगना करके फिर इसमें ऐड करा y, ठीक है, फिर इसका करा हाफ।
अब इसको n में से माइनस करा, यही लिखा था द नंबर n इज डबल, तो n का डबल करा, देन y इज एडेड, फिर y को ऐड करा, द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2, जो रिजल्ट आया उसको 2 से डिवाइड करा, द ओरिजिनल नंबर n इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, अब इसमें से ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2n प्लस वाई माइनस 2n अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, 2n से 2n कैंसिल, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर y अपॉन 2 बनने वाला है, y अपॉन 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है अ पॉलीहेड्रॉन हैज़ 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, हाउ मैनी एजेस डज इट हैव। एक जो पॉलीहेड्रॉन है यानी बहुफलक है, इसके फलकों की संख्या 6 है और शीर्षों की संख्या 8 है, इसमें कितने किनारे हैं ये हमें बताना है। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा f प्लस v इज इक्वल टू e प्लस 2। f स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेसेस, e नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e होता है नंबर ऑफ एजेस, ये है v नंबर ऑफ वर्टिसेस। वैल्यू रख देते हैं, फेसेस है हमारे पास 6, वर्टिसेस हैं 8, इज इक्वल टू e प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो गया 14 इज इक्वल टू e प्लस 2, 2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि एजेस कितने होंगे 12, 12 मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यदि 1957 माइनस कर रहे हैं इसको माइनस A9 से, तो 18B8 आ रहा है, तब A और B के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिएगा बात, समझिएगा ज़रा इस क्वेश्चन को। यहीं पर यदि हम 7 में से 9 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ से हमको एक कैरी लेना एक 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 17। अब 17 में से 8 माइनस होकर 17 में से 9 माइनस होकर 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 4। ठीक है बात, अब इन दोनों का सम यदि हम बात करें कि इन दोनों का सम 4 आ रहा है, तो 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें से हम क्या करो एक 10 और कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, मीन्स आपका A प्लस B का सम कितना आएगा 14। कैसे, यदि और आपको डेप्थ में समझना हो तो कुछ इस तरह से था 4 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा था, लेकिन 4 तो ऑप्शंस में था ही नहीं। जब 4 ऑप्शंस में नहीं है तो हमें एक 10 लेना पड़ेगा और 14 में से ए माइनस करोगे तब आपको बी मिलेगा, तो 14 इज इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है 42 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है को एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करा, आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से इस टाइप से क्यूब हैं, ठीक है, ये आपके पास क्यूब रहा है और इन क्यूब की साइड्स कितनी है, इस क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, क्योंकि ए क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करोगे 1 ही आने वाला है। अब इनको एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया, इन सबको चिपका दिया और एक बड़ा घनाभ बना दिया कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरह से एक घनाभ बनाया है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, 1 क्यूब का वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 42 क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे 42 क्यूब का वॉल्यूम होगा 42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा ये जो 42 क्यूब से उन्हीं को मिलाकर ये बड़ा वाला क्यूबॉइड बनाया, तो बड़ा वाला जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का यदि हम वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो भी कितना आने वाला है, वो भी आपका 42 आने वाला है। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिएगा आगे लिखा है इसके आधार का परिमाप यानी बेस पैरामीटर 18 सेंटीमीटर है, तो बेस पैरामीटर में ये हो जाएगी आपकी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रीथ। तो बेस पैरामीटर की बात करें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ की, तो वो कितना है 18 है, लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको जस्ट थोड़ा सा एज्यूम करना है कि लेंथ प्लस ब्रीथ ऐसी रखना है जिनका सम 9 आना चाहिए, तो हम क्या रख सकते हैं, हम 5 और 4 रख सकते हैं, तो 5 और 4 रखने पर 9 आ रहा है। अब 5 और 4 ही यहाँ पर रख दो, 5 और 4 रखेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इंटू एच इज़ इक्वल टू 42 और एच इज़ इक्वल टू 42 अपॉन 20। क्या कैंसिल करने पर इनमें से कोई आंसर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, हम ये वैल्यूज़ नहीं रख सकते। 7 और 2 रख कर देखो, 7 और 2 रखने पर भी 9 आ रहा है और 7 और 2 ही यहाँ पर रख कर देखो,
तो 7 इंटू 2 इंटू एच इज़ इक्वल टू 42। हाइट हो जाएगा आपका 42 अपॉन 14। तो कितने टाइम गया ये? 3 टाइम। 3 ऑप्शन से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यही आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा यदि हम 8 और 1 रख कर देखते हैं तो 42 को 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो वो भी राइट आंसर नहीं रहेगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आ जाते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इज़ इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से राइट होगा? तो पहले हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें देखो पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, ये हो गया, क्यू आर 6 है, ये हो गया, और एक मिनट, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3 है, और पी आर 6 सेंटीमीटर है, ठीक। हमें ये मालूम है कि जो साइड बड़ी होती है उस साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है, ठीक है। जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल होगा क्यू, क्यू के बाद फिर नेक्स्ट एंगल कौन सा आएगा? आर, और उसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा आएगा? पी। मैं इनके सामने एंगल का सिंबल इसलिए नहीं लगा रहा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लेस देन कौन सा और एंगल कौन सा है। तो सबसे बड़ा एंगल आपका क्यू होने वाला है, उसके बाद आर होने वाला है क्योंकि उसके बाद साइड 4 है, और उसके बाद पी होने वाला है। तो इनका कॉम्बिनेशन देख लो कहाँ पे दिख रहा है, क्यू और आर दिख रहा है कहीं पर आपको, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, सेकंड राइट है। आर और क्यू का ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, इक्वल तो होंगे ही नहीं, और आर और पी का तो ये अपोजिट दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल एल एम एन है। इसमें ए बी इज इक्वल टू एल एम है, ए सी इज इक्वल टू एल एन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम है। तब हम क्या स्टेटमेंट इनमें से सही बोल सकते हैं? फर्स्ट है ट्राइंगल कैन नॉट बी कैनगुरेंट, सेकेंड है ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्गुरेंट, थर्ड है ट्राइंगल विल बी कॉन्गुरेंट इफ एंगल बी इज अ राइट एंगल, ट्राइंगल आर कॉन्गुरेंट ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक हमने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक है। क्या क्या इक्वल है इसमें? सॉरी, पी क्यू आर नहीं है, ये वाला ट्राइंगल है आपका एल एम एंड एन, ओके। अब यहाँ पर क्या इक्वल बताया कि ए बी जो साइड है ना, ए बी साइड आपके एल एम के इक्वल है, ए सी जो साइड है वो आपके एल एन के इक्वल है, और एंगल बी एंगल एम के इक्वल है। तो क्या हम ट्राइंगल को कॉन्गुरेंट बोल सकते हैं? तो हम डायरेक्टली इनको कॉन्गुरेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी की बात चल रही है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड, इस तरह की ट्राइंगल में कॉन्गुरेंस की कोई प्रॉपर्टीज़ वैसे होती नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट, सेकंड तो इनकरेक्ट हो जाएगी, कॉन्गुरेंट तो नहीं है। फर्स्ट हो सकता है राइट आंसर हो। थर्ड क्या था? ट्राइंगल विल बी कॉन्गुरेंट इफ़ एंगल बी इज़ अ राइट एंगल। अच्छा, इसको यदि हम अप्लाई करके देखते हैं, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनने वाला है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। तो बी और एम तो इक्वल है, बी और एम इक्वल है, तो एल एम एन भी इसी तरह से बनेगा। अब एंगल बी एंगल एम के इक्वल हो गया, ए बी साइड एल एम साइड के इक्वल हो गई, और ए सी साइड एल एन साइड के इक्वल हो गई। तो क्या फिर इसमें राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड वाली प्रॉपर्टीज़ लग जाएगी? बोलो, आर एच एस वाली लग जाएगी कि एक राइट एंगल आ रहा है, एक हाइपोटेनियस आ रहा है, और एक आपकी साइड आ रही है। तो आप बोलोगे बिल्कुल लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड फिर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कि यदि एंगल बी राइट एंगल है तो ये ट्राइंगल जरूर कॉन्गुरेंट हो जाएंगे। फिर हम फर्स्ट वाले को रोंग कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम, जिसे हिंदी में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम में ये होती है आपकी क्या? हाइट, और ये हम समांतर रेखा ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, समांतर रेखाओं में से एक की लंबाई दी है हमें 35,
और हाइट इसकी गिवन होगी, हाँ जो डिस्टेंस है वही इसकी हाइट होगी 20, और इसका एरिया गिवन है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और ये एरिया है 720। वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। 1/2 35 प्लस बी इंटू 20 इज़ इक्वल टू 720। 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम हमारा क्या आएगा, 35 प्लस बी इज़ इक्वल टू 720/10। ये आपका बना 35 प्लस बी इज़ इक्वल टू 72। ठीक, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b इज़ इक्वल टू होगा 72 माइनस का 35। 72 में से 35 माइनस करेंगे तो 37 हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, तो 10 कैंडल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, 8 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो लॉस हुआ है या फिर आप गेन हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ये बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम इनका रेशोस निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है, 8/10 आ रहा है। जब मान लो कोई चीज़ 8 में ख़रीद रहा है और 10 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर। बस परसेंटेज निकाल लो। 2 से गया 4 टाइम, 4 से गया 25 टाइम। 25% क्या होगा इसको, 25% प्रॉफिट होगा। 25% प्रॉफिट यानी ऑप्शन नंबर 3, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा, द मीन ऑफ मीडियन एंड मोड। पहले मीडियन निकालो, फिर मोड निकालो, फिर उसका मीन निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोड निकाल लो। मोड निकालना बहुत ईजी है। देख लो डाटा में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 की है, तो 8 हो गया। अब मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाता। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि ये टोटल कितने टर्म्स हैं। तो ये टोटल आपके 8 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 मतलब इवन। ये यदि इवन है तो हम फॉर्मूला कौन से लगाते हैं, n/2 एंड n/2 प्लस 1। एक तो n/2 वाला टर्म और n/2 प्लस 1 वाला टर्म, और इन दोनों का एवरेज। ठीक है, n/2 करोगे तो कितना आएगा, 4, तो 4th टर्म। n/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 5, यानी कि 5th टर्म अपॉन 2। अब जमाते हैं हम, कहाँ तक जमाएंगे, हम सिर्फ 5th टर्म तक ही जमाएंगे। सबसे पहले हमारे पास 6 आने वाला है, फिर 7, फिर 7, उसके बाद 8, 8, 8। तो यहाँ पर आप देखो 4th टर्म एंड 5th टर्म दोनों 8 है, तो 8 प्लस 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो मीडियन भी कितना आ गया 8, मोड भी कितना आ गया 8। अब इन दोनों का यदि हम मीन भी निकालते हैं तो वो भी 8 प्लस 8/2 यानी कि 8 ही रहने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलने वाली है। और यदि आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख लीजिए। क्योंकि कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यदि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हो तो आपकी मोर देन हाफ आपकी तैयारी उससे हो जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।